हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सर आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग करेंगे जी टीचर जो फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग है उसमें से सपोर्ट मटेरियल और एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो सर लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिए थे? लास्ट क्लास में हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्नर और टीचिंग हमने कवर कर लिया था। तो आइए चलते हैं क्लास में और शुरू करते हैं सपोर्ट मटेरियल से रिलेटेड चीजें। देखिएगा जी क्या बोल रहा है सर, कह रहा है फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू दी सपोर्ट मटेरियल। सर हमने ये लास्ट क्लास में देखा था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करेंगे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो टीचिंग को अफेक्ट करेंगे और कौन कौन से ऐसे भी फैक्टर हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करेंगे। अब टीचर और लर्नर के बीच वाले जो जो कनेक्ट करता है उसको हम लोग सपोर्ट मटेरियल कहते हैं। तो सर सपोर्ट मटेरियल से भी क्या इंपैक्ट पड़ सकता है क्या टीचिंग? हाँ जी बिल्कुल पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। कह रहा है एजुकेशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट set the syllabus according to the physical and mental development of the children। पूरा एजुकेशनिस्ट हो चाहे साइकोलॉजिस्ट हो, दोनों को दोनों सिलेबस सेट कैसे करता है? फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन को देखते हुए, चिल्ड्रन की फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के अनुसार। कह रहा है इवन देन द इंपॉर्टेंट मटेरियल रिलेटेड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लर्निंग कैन बी डिस्कस्ड एज फॉलोज। बोल रहा है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे क्या लर्निंग को, वो क्या है नीचे दिए गए हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है डिफिकल्टी ऑफ द टास्क। अब जैसे जो लर्नर को टास्क दिया जाएगा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। अगर लो होगा तो इजीली वो कर लेंगे और बहुत ज्यादा हाई होगा तो वो कर ही नहीं पाएंगे। तो एप्रोप्रिएट लेवल पे होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एप्रोप्रिएट लेवल पर। आइए कह रहा है द मटीरियल टू बी लर्न शुड बी ऑफ एप्रोप्रिएट डिफिकल्टी लेवल। जो एप्रोप्रिएट लेवल है उस पर, ना बहुत ज्यादा हार्ड ना बहुत ज्यादा इजी। कह रहा है वेयर एज अ वेरी इजी टास्क फेल टू चैलेंज अ चिल्ड्रन एंड अ वेरी डिफिकल्ट टास्क डिसअपॉइंट देम सो रिजल्ट इन अ स्लो रेट ऑफ एक्विजिशन। बोला भाई साहब बहुत ज्यादा टास्क अगर दे देंगे तो भी दिक्कत, बहुत इजी टास्क भी दे देंगे तो भी दिक्कत। तो आपको एप्रोप्रिएट लेवल पर देना है। कह रहा था सेम टास्क वेरीज इन डिफिकल्टी फॉर चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट डेवलपमेंट लेवल्स और कैपेसिटी एंड प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। बोल रहा है अब ये डिफिकल्टी लेवल डिपेंड करेगा कि बच्चे को जो प्रीवियस नॉलेज है वो कैसी है। अगर बच्चे की प्रीवियस नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छी तो उसको डिफिकल्ट लेवल भी इजी लेवल लगेगा, नहीं, और बच्चे की नॉलेज बहुत कम तो उसको इजी लेवल भी डिफिकल्ट लेवल लगेगा। जैसे मान लेते हैं अभी आप लोगों को लग रहा है टीचिंग क्या पहाड़ है, लेकिन जब आप लोग पढ़ने लगोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, तो और जब पढ़ाने भी लगोगे कोई लोग तो बोलेगा अरे यार टीचिंग ये था, शिट, हो हम लोग बेकार में टेंशन ले रहे थे, तो वो वाली बात हो जाती है, नहीं? हाँ जी सर। दूसरा लेंथ ऑफ द टास्क। अब टास्क का लेंथ क्या होना चाहिए, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। बोला भाई साहब ना ज्यादा बड़ा ना छोटा, नहीं, लेंदी मटेरियल नहीं होना चाहिए, इजी होना चाहिए, पर्पस समझ में आना चाहिए, नहीं। कह रहा लेंदी मटेरियल पोजेस अ बिग प्रॉब्लम फॉर यंग लर्नर्स। जो नए लर्नर्स यंग हैं उसके लिए लेंदी मटेरियल नहीं होना चाहिए। आपका अप्रोचेबल मटेरियल होना चाहिए जिससे आपको चीजें क्लियरली समझ आ जाए। कह रहा था लॉन्गर अ मटेरियल द मोर डिफिकल्ट इट वुड बी लर्न। जितना ज्यादा लंबा मटेरियल होगा उतना ज्यादा वो लर्न करना डिफिकल्ट होगा उनके लिए, नहीं। हाँ जी, कह रहा था डिफिकल्टी टास्क शुड आल्सो बी प्रेजेंट इन स्मॉल पार्ट्स। जो डिफिकल्ट टास्क है उसको भी छोटे छोटे भाग में बांट के इजी वे में, इनोवेटिव वे में बताना चाहिए। अब कह रहा मीनिंगफुलनेस ऑफ द टास्क। अब बोल रहा भाई साहब जो टास्क आप दोगे वो रिलेट करना चाहिए आपकी स्टडी से। पता चल रहा है बता कुछ और रहे हो, पढ़ा कुछ और रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, तो फिर पढ़ाई क्या, तो मीनिंगफुलनेस नहीं निकलेगा। तो कह रहा लर्निंग आउटकम्स आर एसोसिएटेड विद द मीनिंगफुलनेस ऑफ द लर्निंग मटेरियल। Rapid learning occurs when the children have to learn something, so the kind of material to be learned make a considerable difference in the rate of learning. Some tasks are hard, others are easy, and the tasks that have some meaning make learning easier। बोल रहा भाई साहब सीधा सीधी इसका बात यही है कि लर्निंग को इजी करना है, नहीं, लर्निंग को इजी करना है और उस लर्निंग में जो आप बच्चे को बताना चाह रहे हो वो उसका मीनिंग निकलना चाहिए, नहीं। हाँ जी, अब बोल रहा सिमिलरिटी ऑफ टास्क। बिल्कुल सिमिलरिटी होना चाहिए। अगर आप जो प्रीवियस बताए हो और अभी भी सिमिलर नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बच्चे सीख नहीं पाएंगे। कह रहा था टास्क विच हैव सम एलिमेंट सिमिलर टू द
प्रीवियसली लर्न मटेरियल मेक लर्निंग क्विक एंड कंफर्टेबल। अगर आप रिलेटेबल करके पढ़ाते हो ना कि लास्ट लर्निंग ऐसे हुई थी, उसके बाद वाला चीज देखो ऐसे है, तो बच्चे इजीली समझते हैं। और अगर आप रिलेटेबल नहीं, कोई भी टॉपिक कहीं से उठा के पढ़ा दोगे तो बच्चे रिलेट करके नहीं पढ़ पाएंगे। कह रहा है एज इन लाइफ इट इज इक्वली एप्लीकेबल इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। और इसी तरह लाइफ में भी इक्वली एप्लीकेबल क्या होता है, टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है। अब मटेरियल क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड मतलब लॉजिकली सीक्वेंस्ड नहीं, कह रहा था सब्जेक्ट मैटर शुड बी लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड सो दैट वी हैव बेटर आउटकम्स। क्या, उससे बेटर आउटकम निकल सके। कह रहा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी सिंपल टू डिफिकल्ट। पहले इजी, पहले रियल लाइफ से रिलेटेड बातें जानो, फिर उसके बाद क्या डिफिकल्टीज पे जाना नहीं। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, कीपिंग इन व्यू फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, otherwise much teachers effort and learner energy will be wasted। बोल रहा है बहुत, अगर आप इस तरह से नहीं समझा सकते बच्चे को इजी तरीके से पहले आप बताकर फिर डिफिकल्टी लेवल पर नहीं जा सकते, तो आपकी भी, टीचर का भी एफर्ट और लर्नर्स की भी एनर्जी क्या होगी, वेस्ट होगी, दोनों आप नहीं समझ पाओगे। नहीं, हाँ जी सर, तो ये क्या है, ये आपका इम्पैक्ट, ये फैक्टर इफेक्टिंग क्या है, सपोर्ट मटेरियल है। अब आ जाइए नेक्स्ट, पूरा लाइफ लर्निंग। लाइफ लर्निंग क्या है, लाइफ को रिलेटेड लर्निंग नहीं, वो भी क्या होना चाहिए, वो भी आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, प्रेजेंट कर पाओगे। कह रहा था टास्क टू बी लर्न मस्ट बी प्रेजेंटेड इन इंटर रिलेटेड मैनर। इंटर रिलेटेड मतलब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं, जो आपने पास पढ़ाया और अभी पढ़ाया। कह रहा नो सब्जेक्ट मैटर शुड बी टॉट इन आइसोलेटेड वे, मोस्ट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द डिफरेंट सब्जेक्ट कैन बी टॉट कीपिंग इन द व्यू ऑफ interrelationship. If some part of the subject matter is related to life, while teaching its effectiveness increases and the forgetting in that case is minimized। बोल रहा भाई साहब ऐसा है कि अगर आप कोई भी चीज पढ़ा रहे हो और उसको लाइफ से कोरिलेट करके आप बता दोगे, तो आप क्या होगा, आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। वो बच्चे जो है इजीली उसको समझ जाएंगे, भूलने का चांसेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नहीं, तो ये क्या थे, ये सपोर्ट मटेरियल थे। जैसे टीचिंग और लर्निंग के बीच में जो जो सपोर्ट मटेरियल थे, उससे रिलेटेड फैक्टर्स क्या इंपैक्ट करेंगे, उसकी बातें हमने देख ली। अब देखिएगा जी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज की, टीचर जब इंस्ट्रक्शन देता है और वहां के इन्वायरमेंट से क्या क्या चीजें टीचिंग इफेक्ट होगी, उसके बारे में चर्चा की गई है। आइए देखते हैं। कह रहा है नॉलेज ऑफ द मेथड्स टीचिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग। मेथड्स का जानना बहुत जरूरी है इफेक्टिव टीचिंग के लिए, नहीं सॉरी इफेक्टिव लर्निंग के लिए। क्यों, क्योंकि अगर मेथड्स नहीं बता पाओगे एक टीचर को कि हमको कैसे पढ़ाना है, तो वो इफेक्टिव लर्निंग नहीं दे पाएगा बच्चों को। नहीं, हाँ जी सर। अब क्या कह रहा है, फॉर बेटर आउटकम्स टीचर्स शुड यूज द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टीचिंग कंसीडरिंग chronological age and mental development of children. However, summary of generally used method is presented below। देखिए कुछ कुछ मेथड्स हैं जो प्रेजेंट किया गया नीचे। क्या, कौन कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस। कह रहा है इट इज कॉल्ड मेथड ऑफ मासेस वर्सेस स्पेस्ड प्रैक्टिस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस अच्छा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर इंपैक्ट करेगा। नहीं, हाँ जी। कह रहा लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द रेट एट विच इंडिविजुअल practice with that task. Short period of practice interred with a period of rest permit more efficient learning than the continuous or mass practice। पूरा शॉर्ट पीरियड का प्रैक्टिस आपको ज्यादा लर्निंग दे पाएगा। आप कंटिन्यूअस या कंसिस्टेंसी के साथ लर्निंग करोगे तो आपकी इंपैक्ट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो होल, और दूसरा बोलता है होल वर्सेस part learning। But one important question is whether the material should be learned as a whole or one may go over the whole learning material several times, take one part at a time and learn it in a piece meal method। बोल रहा भाई साहब पूरा पूरी एक ही बार में मत उड़ेल दो, हैं थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को दो, ताकि वो इजीली समझ सके चीजों को। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी टीचिंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी। रिसाइटेशन, अब जैसे देखिए ये जिम्मा टीचर का ही है कि अगर बच्चे को कुछ सिखा रहा है तो उसको फिर लर्न करना भी सिखाए, नहीं उसको बताए कि रिकॉल कैसे करोगे, याद कैसे करना है। नहीं, जैसे मैं निमोनिक्स बताता हूँ बहुत सारी चीज के, तो वो क्या है, वो लर्न करने का एक तरीका है कि भाई चीजें आपको याद रह जाए। तो वही कह रहा है वन वे टू सिक्योर द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर्स इन टीचिंग लर्निंग इज टू यूज द रिसाइटेशन मेथड आफ्टर लर्निंग सर्टेन मटेरियल वंस द लर्नर रिसाइट्स एंड ट्राइज टू रिकॉल इट लाउडली। बोल रहा भाई साहब आपको सिर्फ बता के छोड़ नहीं देना है,
उसको बताने में। जैसे बहुत सारे क्लास में आप देखना, जब मैं ऑफलाइन क्लास में होता हूं तो बच्चे को मैं पहले बोलता हूं, मैं समझाता हूं, फिर बोलता हूं इसका मतलब बच्चा ये, तो फिर बच्चे भी बोलते हैं लाउडली, तो वो क्या रिसाइटेशन है नहीं। हाँ जी सर। अब नॉलेज ऑफ द रिजल्ट, रिजल्ट क्या है इसका भी नॉलेज होना चाहिए। कह रहा है द लर्नर गोज ऑन इंप्रूविंग हिज परफॉर्मेंस if he is given information about the correctness of his responses or his progress in the learning at each stage of mastery। ये बात सही है कि अगर एक टीचर अच्छे तरीके से आपको जज करे, आपके फॉर्मल क्या बोलते हैं उसको जजमेंट करे, तो आप अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे अगर एक टीचर बताए कि बच्चा तुम्हारा यहाँ गलती है, इसको सुधारो, तो आप आगे बढ़ोगे तो वो सही हो जाएगा। कह रहा द लर्नर कैन सस्टेन हिज एफर्ट्स इफ during the course of learning he may periodically know how well he has done or how far he is away from the target। अगर लर्नर एफर्ट दे रहा है अपने और उसको ये पता चल जाए कि वो कितने टाइम कहां पे है और किस सिचुएशन से अभी फेस कर रहा है और कितने दूर है टारगेट से, तो क्या करेगा वो अपने टारगेट को जल्दी अचीव कर लेगा। कह रहा है नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स एड्स लर्निंग बाय बीइंग एन इंसेंटिव, सम इंफॉर्मेशन अबाउट हिज अकम्प्लिशमेंट हेल्प्स मेंटेनिंग इन हिज इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन इन लर्निंग। बोल रहा है कुछ कुछ अकम्प्लिशमेंट होता है तो उसको क्या हेल्प, किसमें हेल्प करता है, उसके इंटरेस्ट और मोटिवेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नहीं, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जो टीचर बच्चे को देता है। अब क्या है, बोल रहा लर्निंग बाय डूइंग, ये भी एक मेथड है। बोल रहा लर्निंग बाय डूइंग कैसे करेंगे सर, लर्निंग बाय डूइंग मतलब करते हुए सीखना। नहीं, हाँ जी, तो कह रहा है पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर इज ऑफ सेंट्रल सिग्निफिकेंस सो द स्टूडेंट शुड बी इनकरेज्ड टू लर्न थिंग्स बाय डूइंग। बोल रहा है उसको प्रैक्टिकली काम करने दो और बोलो तुम सीखो। ये भी एक तरीका हो सकता है जिसके थ्रू क्या इंपैक्ट कर सकता है। हाँ, इट विल ब्रिंग मोर ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट इन द टास्क, they would take more interest learning that task and pay more attention to it, therefore the teacher should devise means ways to ensure active participation of the student। बोला देखिए, एक तो बच्चा, ये बात आप फक्त समझिएगा, जब भी आपको कोई प्रैक्टिकल चीज करने के लिए कहा जाता है ना, आप एक्साइटेड हो जाते हैं नहीं कि हाँ सर ये हम करेंगे, ये वाला चीज जो हमको करना चाहिए। लेकिन थ्योरी अगर बोला जाए कंटिन्यूअसली सुनने तो सर बोर हो जा रहे हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल हो जाए तो आप बहुत मतलब क्या बोलते हैं, आप एक्साइटेड हो जाते हैं कि सर हमको हाँ ये करेंगे हम। नहीं, जैसे प्रैक्टिकल बनाना हो आपका तो उसमें बहुत सारे कलर्स करते हैं, बहुत सारे तरीके से मेथड्स अपनाते हैं ना, तो वही है कि लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच अपनाना चाहिए। ये भी फैक्टर इंपैक्ट कर सकता है किसको, एनवायरनमेंट को। सस्टेनेबिलिटी सुटेबिलिटी ऑफ मेथड, जो मेथड सूट करे उसको अप्रोच कीजिए, नहीं सूट करे दूसरा आप चेंज कर लीजिए। कह रहा है मेथड ऑफ टीचिंग अडॉप्टेड बाय अ टीचर एंड एनवायरनमेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग ऑफ मैनी एंड वेरिड। ठीक बात वही बोल रहा है कि भाई साहब जो टीचर जो अडॉप्ट किया मेथड, अगर वो मेथड आपके स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो स्टूडेंट मेथड नहीं समझ पा रहे उस मेथड से, उसको तुरंत चेंज करिए। अगर आपको मेथड समझ रहे हो तो आप कंटिन्यू करिए। कह रहा है these can be elaborated to any extent. Learning is affected by a suitability of methods of teaching like discussion method, demonstration method, lecture method, project method, heuristic method, program learning method, flat way method, storytelling method, fieldwork and excursion and trips। ये सारे क्या हैं, मेथड्स है। बोल रहा है आपको जो मेथड्स यूज अच्छा लगे वो मेथड उठा लीजिए और काम करिए। कह रहा टीचर एंड एनवायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स, अब कौन कौन से फैक्टर है जो टीचर एनवायरमेंट रिलेटेड है, देखिए। कह रहा दीज फैक्टर्स आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग आउटकम्स। फिजिकल एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, क्लासरूम कल्चर, करिकुलर टाइम टेबल एंड फटीग एंड रेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोवाइडिंग अ कंड्यूसिव लर्निंग टू लर्न। तो देखिएगा ये सारे फैक्टर क्या हैं, टीचर रिलेटेड फैक्टर जो एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं, वो किस तरह से इंपैक्ट डाल रहा है टीचिंग पे, इसकी बात हमने अभी कर ली। अब देखिएगा इंस्टीट्यूशन रिलेटेड क्या क्या फैक्टर हैं, वो करके आज हम क्लास करेंगे खत्म। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशन, द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स, दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। कह रहा है इंस्टीट्यूशंस आर वन ऑफ द फैक्टर दैट डायरेक्टली अफेक्टिंग टीचिंग। अब देखो इंस्टीट्यूशन सच में डायरेक्टली अफेक्ट करता है टीचिंग को। जैसे अगर आपने सुना होगा क्या कह रहा था, फॉलोइंग फैक्टर्स कैन बी समराइज फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशन। टीचर स्टूडेंट रेशियो, ये बहुत इंपैक्ट डालता है कि एक बच्चे एक क्लास में कितना स्टूडेंट और कितना टीचर है। क्वालिटी ऑफ टीचर्स एंड देयर कमिटमेंट्स, अगर टीचर अच्छा क्वालिटी का हो तो उसके कमिटमेंट भी अच्छे होंगे, उसके गोल भी अचीव कराएगा वो अच्छे तरीके से। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपैक्ट डालता है। एडॉप्टेड टीचिंग मेथड, ये भी इंपैक्ट डालता है। मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट, ये सारे क्या हैं, ये सारे इंपैक्ट डालते हैं।
स्टेबिलिटी और इन्वायरमेंट, ये सारे इंपैक्ट क्या करते हैं, आपको इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट डालते हैं। लीजिए जी, ये आपके हो गए फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, सपोर्ट मटेरियल, है ना। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में और हम लोग देखेंगे की बिहेवियर एंड हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ टीचिंग, जिससे क्वेश्चन इतना पूछा गया है कि हम बता नहीं सकते, हम गिन नहीं सकते। नहीं, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।